नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये सब्जेक्टिव बुक है, न्यू एडिशन का। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, जिसमें चल रहा है प्राचीन भारत। और आज हमारा एक्सरसाइज होगा तीसरा, सिंधु सभ्यता। साथ ही से पहले हम ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिया है प्राचीन भारत का, जिसमें आपको एक लाइन से पूरा मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही वहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे मेरे से बात हो पाएगी। साथ ही चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता। और फिर इसके बाद प्राचीन भारत के बाद कौन सा क्या पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो यहाँ पे दिया गया है कि रेडियो कार्बन जो C14 कार्बन 14 होता है, जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जिसका विस्तार त्रिभुजाकार है। यहाँ पे जो कार्बन 14 है, इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें जीवाश्म हो उसका आयु पता करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो इसी से पता किया गया कि सिंधु सभ्यता का जो एज है वो कब से कब तक था, तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक रहा। और सिंधु घाटी सभ्यता जो फैला हुआ था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार। तिथि निर्धारण की कार्बन डेटिंग जो है या कार्बन 14 का खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में किया गया था। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वो उतना ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि किसी भी वस्तु का कार्बन डेटिंग किया जा रहा है, उसमें कार्बन का मात्रा कम क्या दर्शाता है। तो कम मतलब हुआ कि वो वस्तु जो है उतना पुराना है, मतलब कार्बन की मात्रा घिस घिस के उसमें कम हो गया है। जिसमें कार्बन का मात्रा अधिक है मतलब वो सामान जो है वो नया है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। आगे दिया गया इसमें कि सिंधु सभ्यता का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम सहनी ने। ये 1921 वही वर्ष है जिस वर्ष अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल प्राइज़ मिला, माफ़ कीजिएगा, अल्फ्रेड नोबेल ने, जो आइंस्टीन है उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1921 में। अल्फ्रेड नोबेल तो नोबेल के खोज करता ही, मतलब वही बनाए, 1901 से शुरू किया गया। तो आगे सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य जो ब्रोंज युग होता है में रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक में, जिसे कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सर जॉन मार्शल, जिन्हें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का उस टाइम में महानिदेशक थे, ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। इनका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, इन्होंने 1924 में घोषणा किया था और ये उस टाइम में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि अभी उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में आता है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जो कि अहमदाबाद महाराष्ट्र में है। इतना तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता किस टाइप का था? नगरीय सभ्यता था। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। इसमें एक मोहनजोदड़ो फिल्म आया था ऋतिक रोशन का, अगर आप नहीं देखें एक बार देखिएगा, काफ़ी मतलब अच्छे से दिखाया गया। मैं भी करीब 2-3 बार देखा हूँ हालांकि उस फिल्म को, पर काफ़ी अच्छे से हड़प्पा के बारे में दिखाया गया है, कुछ मतलब पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। आगे है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। जो धौलावीरा है इसे यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है जिसे इसमें शामिल किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि घाघर नदी के तट पे है और ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, जिसका खोज 1963 में सूरजभान ने किया था। सूरजभान ने 1963 में किया था।
लोथल और सुतकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था? लोथल और सुतकोतदा। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है वो कालीबंगन में मिला था। कालीबंगन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ये जो स्नानागार था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड जो है वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला देवता, जिसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, की मूर्ति मिली थी। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और एक भैंसा विराजमान था। कौन कौन सा जानवर था? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा इसमें विराजमान था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी, जिसे हम लोग जो नटराज कहते थे, नटराज की मूर्ति। ये आपको मिल जाएगा नेशनल म्यूजियम जो है दिल्ली में, वहाँ भी आपको इसमें से ढेर सारा चीज़ मिल जाएगा। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु, ये मोहनजोदड़ो फिल्म में भी दिखाया गया है, एक बकरी जैसा जानवर है और उसके ऊपर में एक सिंह है, इस टाइप से एक ही सिंह है, का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा को भी दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुदरो से मिला था। मनका बनाने का कारखाना लोथल और चंदहुदरो से मिला हुआ था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था, भाव को रिप्रेजेंट करता था। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो दायां से बायां, और जैसे फारसी लिखा जाता है या फिर खरोष्टी लिपि लिखा जाता है, इस टाइप से। हिंदी हम लोग इधर से लिखते हैं, बाएं से दाएं, जबकि सिंधु सभ्यता या खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। मतलब जैसे यहाँ पे हम लिखना शुरू किए राम आम खाता है, इस टाइप से, तो फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ तो फिर इस साइड से अब लिखना शुरू करेंगे, फिर यहाँ इस साइड से, इस टाइप से होता था ऐसे। तो आजकल तो ये पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट है। आगे यहाँ पे नोट में दिखा गया है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सुमेरिया। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति मतलब जो ग्रिड पद्धति आप देखोगे तो रॉ और सेल जो होता है, रॉ और कॉलम, उसको ऐसे ग्रिड कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से रास्ता काफ़ी क्लियर था, बीच में घर था, तो इस टाइप से बनाया गया था। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलता था। जनरली जो होता है अंदर की तरफ खुलता है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो था वो मुख्य सड़क की ओर खुलता था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त होता है, बनमाली से। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले थे। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले थे, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से ही मिला था। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर भी वहाँ मिले थे। घोड़ा का अस्थि पंजर भी कहाँ मिला? सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल में। तोल का जो इकाई था वो 16 के अनुपात में था। तोल की इकाई जिस 16 आना उस टाइप में, तो 16 के अनुपात में था। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेहुला शब्द है, मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक वर्ड है मेहुला, इसका जो शब्द का अभिप्राय है वो सिंधु सभ्यता से ही है। मेहुला का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था वो वणिक वर्गों में था। जो बिजनेसमैन था, जो बनिया था, उनके हाथों में था। अगर यहाँ पे बॉक्स में लिखा गया है कि सिंधु काल में जो विदेशी व्यापार होता था वो कहाँ पे क्या सामान का व्यापार होता था, तो तांबा खैतरी बलूचिस्तान और ओमान से होता था। चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से। सोना कर्नाटक अफ़गानी ईरान से। टीन अफ़गानिस्तान ईरान। गोमेद सौराष्ट्र। लाजवर्थ मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। यहाँ पे लिखा गया है कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट ने। सिंधु सभ्यता के लोग
धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं, मतलब वृक्ष का पूजा भी वहाँ किया जाता था। स्वास्तिक चिन्ह, जो कि इस टाइप का चिन्ह होता है, स्वास्तिक चिन्ह का संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। मूर्ति मिला पर उस टाइम मंदिर नहीं मिला। लसी पूजा होता था पर मंदिर नहीं मिला। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण्मयी मूर्तियाँ, जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक था, मतलब माता का अधिक उसमें यह था। सैंधव वासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपार एवं पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ये आपको मिलेगा नेशनल म्यूजियम में देखा हुआ था। और हड़प्पा का उसमें काफ़ी मिलेगा, मतलब उस टाइम का जो बर्तन होता था ना, उस पर रेड कलर से जो पेंटिंग किया गया था, डिजाइन बनाया गया था, वो सब भी मिलेगा आपको। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी। लेकिन अगर आप देखिएगा जो कौन सा था जहाँ पे मृतकों का टीला जिसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, वहाँ पे तलवार मंगाया जा रहा था ताकि हड़प्पा पे आक्रमण करेगा। हालांकि ये बहुत अधिक काल्पनिक है, पर बाद में मतलब सिंधु घाटी जब पतन होने वाला था, लास्ट टाइम में तलवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था। आगे कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ काली रंग की चूड़ियाँ हैं। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिला था। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति जो सैंधव सभ्यता में थी वो प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति, शवों को जलाने एवं गाड़ने, यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाना जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल में, मतलब माफ़ कीजिएगा, हड़प्पा में दफनाया जाता था जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली, मतलब जलाने वाला भी और दफनाने वाला भी। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो है वो बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा बाढ़ का जो रीजन दिखाया गया है कि सोने को निकालने के लिए मेनली जो मोहनजोदड़ो के लोग थे वो क्या कहते, सिंधु पे बांध बना दिए थे, तो जिसके कारण सिंधु में पानी काफ़ी फ्लो हो गया और वो जब टूटा तो फिर वो पूरा बाढ़ में बह गया। ऐसा काल्पनिक दिखाया गया है, पर आपको याद रखना है कि बाढ़ के कारण वो बह गया। अब आगे यहाँ एक बॉक्स में बना के दे दिया गया है कि जो प्रमुख स्थल है वो किस नदी के तट पर था, उसकी स्थिति वर्तमान में, और उत्खननकर्ता कौन थे वो। तो हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, अभी ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। और इसके खोजकर मतलब जो उत्खनन करता थे दयाराम साहनी 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला रखालदास बनर्जी थे और मैके व्हीलर था। चंदहुदरो ये सिंधु नदी के तट पर, चंदहुदरो सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाबशाह जिला में। मैके और एनजी मजूमदार इसके उत्खनन करता थे। कालीबंगन घाघर नदी के तट पर राजस्थान एवं हनुमानगढ़ जिला में। अमलानंद घोष, बी लाल एवं वी.के. थापड़ था। कोट दीजी सिंधु नदी के तट पे था। सिंध प्रांत खैरपुर स्थान में फजल अहमद इसके उत्खनन करता थे। रंगपुर मादर ये गुजरात के कठियावाड़ जिला में था। रंगनाथ राव इसके उत्खनन करता थे। रोपड़ सतलज नदी के तट पर था, पंजाब का रोपड़ जिला। यज्ञदत्त शर्मा ने उत्खनन किया था। लोथल भोगवान नदी के तट पे था, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता थे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे था, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में आता है। यज्ञदत्त शर्मा इसके खोजकर्ता थे। आगे है सुत कांगोडोर, ये दास्क नदी के तट पे था, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र निकट के किनारे है। ऑरेल स्टाइल ने इसका खोज किया, ऑरेन स्टाइन। बनमाली ये रंगोई नदी के तट पे था, हरियाणा के हिसार जिला में। रविंद्र सिंह बिस्ट इसके खोज करता थे। धौलावीरा लूणी नदी के तट पे है, गुजरात के कच्छ जिला में, खादिर द्वीप पर। जेपी जोशी रविंद्र सिंह बिस्ट इसके खोज करता है। और सबसे लास्ट में सुलहाक
ये सादीकोर नदी के तट पर था दक्षिण बलूचिस्तान में। इसका खोजकर्ता हुआ 1962 में जॉर्ज डेल्स के द्वारा। हालांकि अगर यहाँ पे देखो तो रविंद्र बिष्ट ने 1991 में किया था। एक बार इसका प्रमुख स्थल और नदी जो है एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मेनली नदी ही पूछा जाता है और जो बहुत अधिक फेमस है वो वर्तमान में कहाँ पे वो भी पूछ लिया जाता है। नहीं तो ये जो नाम है मेनली रखाल दास का ही पूछा जाता है और किसी का नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर देखो तो हड़प्पा रावी नदी, हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो, ये दोनों सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो और चंद्रहुदड़ो सिंधु। कालीबंगन, ये हो जाए घांगर, कालीबंगन घांगर। कोटदीजी सिंधु, कोटदीजी सिंधु। रंगपुर मादर नदी। रोपड़ सतलज, रोपड़ सतलज। लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। आलमगीरपुर हिंडन, आलमगीरपुर हिंडन। सुत कांगोडोर दास्क, दास्क। बनमाली रंगोई। धौलावीरा लूनी, धौलावीरा लूनी। और सुतका सादीकोर, सादीकोर। इसके आगे जो अपना एक्सरसाइज है वो है वैदिक सभ्यता। इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।